नमस्कार साथियों। शोध आलेख माला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीसरा शोध आलेख। इस आलेख का शीर्षक है भारत में दलित चेतना अतीत से वर्तमान तक और इसके लेखक हैं अम्बेडकरवादी चिंतक महेश कुमार की कलम से। साथियों, अम्बेडकरवादी चिंतक महेश कुमार का यह आलेख राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक शोध पत्रिका राज्य शास्त्र समीक्षा, जिसे ए पीयर रिव्यूड अर्धवार्षिक शोध पत्रिका के नाम से जाना जाता है, पिछले 53 वर्षों से ये पत्रिका संचालित है। और इस पत्रिका में अम्बेडकरवादी चिंतक महेश कुमार के आलेख में क्या है, कौन से शोध प्रश्न हैं जो दलित चेतना से जुड़े हुए हैं और उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में दलित चेतना अतीत से वर्तमान तक, लेखक महेश कुमार। सबसे पहले शोध सारांश के बारे में हम बातचीत करेंगे, उसके बाद मुख्य शब्द और उसके बाद मुख्य आलेख। दलित आंदोलन भारतीय समाज में सशक्तिकरण और समानता की आभा बनाए रखने के लिए उच्च वर्ग के लोगों और ब्राह्मणवादी विचारों पर उनकी विचार प्रक्रिया के खिलाफ समूहों या निचली जाति के लोगों की एक संगठित सामूहिक कार्रवाई है। यानी दलित आंदोलन है क्या? भारत में दलित आंदोलन एक बहुआयामी संघर्ष है जो समुदाय के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना चाहता है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक दावे तक शामिल हैं। आंदोलन का उद्देश्य जाति व्यवस्था को खत्म करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता तथा न्याय की वकालत करके दलित समुदाय को सशक्त बनाना है। दलित आंदोलन का लक्ष्य सदियों पुरानी पदानुक्रमित भारतीय संस्कृति को स्वतंत्रता, समान व्यवहार, सामाजिक न्याय आदि के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बदलना था, जो बहुत पहले शुरू हुआ था और वर्ष 1970 में गंभीर हो गया और अब गति पकड़ रहा है। साथियों, इस शोध आलेख के शोध सारांश में दलित आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि और उसके ध्येय को अभिव्यक्त किया गया है। इसके मुख्य शब्द हैं ब्राह्मणवाद, पदानुक्रम, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय। सामान्य परिचय। भारत में दलित आंदोलन दलितों की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए शुरू हुए थे। दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार एवं उनका शोषण भारत में प्राचीन काल से विद्यमान है। ब्राह्मणवाद के कारण दलित हमेशा से सामाजिक रूप से अलग थलग रहे हैं। स्वतंत्रता के साथ नई राजनीतिक व्यवस्था, आधुनिक प्रशासनिक ढांचा, तार्किक न्याय व्यवस्था, व्यापार के आधुनिक तरीके, उदारवादी शिक्षा प्रणाली, संचार के साधनों ने दलितों की सामाजिक समानता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय की भावना पर विशेष बल दिया है। दलित चेतना ऐसी सामाजिक क्रांति पर बल देता है जिसके माध्यम से समानता और सामाजिक न्याय के लोकतांत्रिक आदर्श के आधार पर भारतीय समाज में परिवर्तन किया जाना है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक बहिष्कार, आर्थिक अभाव और राजनीतिक शोषण ने दलित को पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के लिए मजबूर किया है और इसमें दलित साहित्य, दलित संगठन और कुछ महान समाज सुधारकों ने अपना योगदान दिया है। भारत के प्रमुख सामाजिक आंदोलनों में दलित आंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको दलित नेताओं ने अपने संगठन, साहित्य और राजनीतिक दलों के माध्यम से खड़ा किया और उन्हें गैर बराबरी तथा अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका एकमात्र उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना करना। जैसे भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, दलित पैंथर, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि ने दलितों को सदियों से चले आ रहे शोषण को समाप्त कर एक नए समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। बहुजन समाजवादी पार्टी, दलित पैंथर आंदोलन आदि के कारण दलित लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके और उन्होंने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। दलित आंदोलन सामाजिक समानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में आरक्षण बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था और वर्तमान में यह आत्मसम्मान की लड़ाई पर विशेष बल देता है, जिसे दलित का नया राजनीतिक आंदोलन भी कहा जाता है। दलित कौन है? भारतीय समाज सदियों से विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों एवं अनेक सांस्कृतिकों संस्कृतियों का मिश्रण रहा है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया जैसे मानवीय आदर्श भारतीय संस्कृति की विशेषता रही हैं, परंतु भारतीय समाज की एक अनोखी विशेषता यह है कि यह असमानता पर आधारित अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है।
यानी कि जाति भारतीय समाज की हकीकत है। भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग रहा है जो मानव होते हुए भी अमानवीय जीवन जीने के लिए विवश रहा है। ये वर्ग हजारों वर्षों से शोषण, वंचना एवं उत्पीड़न का शिकार रहा है, जिसे हम अछूत, शूद्र एवं दलित के नाम से जानते हैं। दलित शब्द संस्कृत भाषा के दल से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है जमीन, दबा हुआ या टुकड़ों में तोड़ा हुआ। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन के दौरान किया। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जाति आधारित सामाजिक विघटन के पीड़ितों के रूप में अछूत व अस्पृश्यों को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। कमल भारती दलित शब्द को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि वास्तव में दलित व्यक्ति वही हो सकता है जो सामाजिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से दीनहीन है, जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है, जिसे शिक्षा ग्रहण करने एवं स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया है और अछूत समझे जाने वाले कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है। विक्टर प्रेम सागर कहते हैं कि दलित शब्द भारतीय समाज में उच्च जातियों के हाथों अपमान, कमजोरी और गरीबी को व्यक्त करता है। दलित शब्द एक राजनीतिक पहचान बन गया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक या अफ्रीकी अमेरिकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दलित शब्द का आज भी दलित प्रयोग करते हैं, क्योंकि दलितों का मानना है कि दलित शब्द टूटने से अधिक अर्थ रखता है। वह वास्तव में संघर्ष और दावे से उपजी एक पहचान है। दलित शब्द एक अपमानजनक शब्द है। 1921 की जनगणना में ब्रिटिश शासन के द्वारा अस्पृश्य जातियों के लिए सरकारी तौर पर डिस्प्रेस्ड क्लासेज शब्द का प्रयोग किया गया था। गांधी जी ने इन्हें हरिजन के नाम से संबोधित किया, जबकि ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अनुसूचित जाति के रूप में पहचान प्रदान की गई। 1970 के दशक में दलित पैंथर आंदोलन ने दलित शब्द को फिर से मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 17% जनसंख्या दलितों की है। वह भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य आदि राज्यों में बहुतायत पर पाए जाते हैं। दलितों ने ब्राह्मणवाद के शोषण के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया, जो अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसके प्रमुख कारण है कि ब्राह्मणवाद सामाजिक संरचना में गहराई से धंसा हुआ है। वेदों के प्रवर्तक आर्य ब्राह्मणों ने भारत में जाति के भेदभाव को जाति व्यवस्था के माध्यम से संस्थागत रूप दिया और बहुसंख्यक जाति व्यवस्था को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि नायकत्व की प्रक्रिया के द्वारा लोगों के मस्तिष्क में प्रभुत्व की अवधारणा बैठी हुई है। दलित चेतना क्या है? भारतीय समाज में जाति और नस्ल आधारित भेदभाव विद्यमान है, जिसमें अछूत जाति की महिलाओं के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकना वर्जित है। पुरुषों को अपने घुटनों के नीचे धोती पहनने, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने और अपनी जाति के लिए निर्धारित व्यवसाय से अलग व्यवसाय को अपनाने पर प्रतिबंध है। बड़े पैमाने पर अछूत सड़क से अपने कदमों के निशान को हटाने के लिए पेड़ की कांटेदार शाखा को अपने कमर से बांध कर ले जाते थे। वे अपनी गर्दन में एक मिट्टी का बर्तन थूकने के लिए लटकाए रखते थे, ताकि उनका थूक जमीन पर गिरकर उच्च जातियों के लोगों को अपवित्र न बना दे। इसलिए दलितों में वर्ग चेतना के उदय के लिए दलित विचारधारा जरूरी हो जाती है। ऐसी दुबे ने इस बात पर बल दिया है कि समकालीन भारत में तो दलित चेतना दलितों द्वारा आधुनिकीकरण की खोज की अभिव्यक्ति मानी जाती है, जबकि पारंपरिक भारत में दलित चेतना रूढ़िवाद, ब्राह्मणवाद, हिंदू मूल्य के लिए एक चुनौती थी। भारत में दलित चेतना को समय और काल के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जब भारत में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का समर्थन करने वाले दृष्टिकोण ने दलित आंदोलन का भी समर्थन किया था। 1950 से पहले दलित आंदोलन का मुख्य बल हिंदू मंदिरों में जबरन प्रवेश करने, मनुस्मृति को जलाने तथा ब्राह्मणवादी विचारधारा द्वारा शासित पुजारी की सेवाओं का बहिष्कार करने, जातिगत साहित्य का प्रकाशन करने, उनका वितरण करने से संबंधित था। लेकिन समकालीन भारत में दलित अस्मिता हिंदुत्व के विरुद्ध विद्रोह की अपेक्षा अपने अधिकारों, न्याय और समानता की खोज से अधिक निकट से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार दलित चेतना के विभिन्न चरणों को अलग अलग विचारधाराओं एवं रुचियां द्वारा संचालित किया जा रहा है। समकालीन भारत में दलित चेतना की भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक अतीत के बजाय राजनीतिक हित से अधिक प्रभावित है। समकालीन भारत में स्पर्शता की एक पकड़ कमजोर हो रही है, क्योंकि जाति मुक्त व्यवसायों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ही व्यवसाय में ब्राह्मण और दलित दोनों ही उपस्थिति दस्तक दे रही है। भारतीय संविधान ही भी सार्वजनिक महत्व की संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पताल, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक जलाशयों, अछूतों की भेदभाव से रक्षा कर रहा है।
परिवहन एवं संचार के आधुनिक साधनों के विकास के माध्यम से भी विकास और आधुनिकीकरण समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच रहा है। इस कारण भारत में दलितों का शोषण और भेदभाव में कमी देखने को मिली है। भारत में दलितों की लामबंदी को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। गैल ऑम्वेट का मानना था कि कोई भी आंदोलन प्रारंभिक अवस्था से उच्चतम अवस्था में जाता है और फिर विघटन की अवस्था तक पहुंच जाता है। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता से पहले दलित संगठन प्रारंभ होने के लिए आर्थिक भेदभाव, प्रतिष्ठा का अभाव, सांस्कृतिक प्रत्येकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी नहीं होने को प्रमुख माना है। उनका कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और अंबेडकर के उदय ने दलित आंदोलन को मजबूती प्रदान की। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं ने कहा है कि दलितों को अपने उत्थान के लिए गांधी की बजाय अंबेडकर की जरूरत है। एमएसएम राव स्पेशल मूवमेंट सोशल मूवमेंट इन इंडिया में भारत की सामाजिक क्रांति में दलित चेतना को अमेरिका में श्वेतों के आंदोलन के साथ रखने पर बल देते हैं। उनका कहना है कि दलित आंदोलन की विचारधारा को पश्चिम से आयात किया गया है, जिसने भारतीय समाज की मिट्टी में फल दिया। भारत में दलित संगठन इस बात को साबित करते हैं कि कैसे आधुनिकीकरण ने जाति व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। भारत में दलित संगठन एक स्थापित तथ्य है। यह एक और दलितों के आत्मसम्मान, निज पहचान, अधिकारों और समानता की खोज है। दूसरी ओर दलित संगठनों ने जाति की पहचान के महिमा मंडन का मार्ग भी खोला है। हालांकि दलित संगठन के ऐसे जातिगत परिणाम भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों के विपरीत हैं, जो भारत में एक जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए संकल्पित हैं। भारत में दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता की समस्या पर केंद्रित करना, दलितों के राजनीतिक क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण प्राप्त करने पर बल देता है। घनश्याम साहा ने दलित आंदोलन को परिष्कृत, सुधारवादी और वैकल्पिक आंदोलन में विभाजित किया है। परिष्कृत सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत जाति व्यवस्था में सुधार के लिए अस्पृश्यता की समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। वैकल्पिक आंदोलन किसी अन्य धर्म के में धर्मांतरण करके या शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके एक वैकल्पिक सामाजिक सांस्कृतिक समाज बनाने का प्रयास करते हैं। साथियों, दोनों ही प्रकार के आंदोलन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक साधनों का उपयोग करते हैं। सुधारवादी आंदोलन भक्ति आंदोलन, नव वेदांतिक आंदोलन इन संस्कृतिकरण आंदोलन में विभक्त हो गए तथा वैकल्पिक आंदोलन धर्म परिवर्तन आंदोलन और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन में विभाजित हो गए। भक्ति आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों से समान व्यवहार किया। भक्ति आंदोलन में दो प्रमुख धाराएं थी, सगुण भक्ति आंदोलन और निर्गुण भक्ति आंदोलन। सगुण भक्ति आंदोलन वैष्णव और शैव संप्रदायों की परंपराओं से जुड़ा था। हालांकि ये वर्णाश्रम, धर्म और सामाजिक जाति श्रृंखला से जुड़ी थी, लेकिन फिर भी सभी जातियों के बीच समानता का पक्षधर है। निर्गुण के अनुयायी निराकार ईश्वर को मानते हैं, जिसमें रविदास और कबीर प्रमुख हैं, जो 20वीं शताब्दी में शहरी दलितों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गए, क्योंकि इन्होंने सभी के लिए मुक्ति की संभावना प्रदान की और सामाजिक समानता का वचन दिया था। भारत में भक्ति आंदोलन की शिक्षाओं ने दलित आंदोलन की शुरुआत के लिए दलित जातियों को प्रेरित किया। इन्होंने दलित की भावी पीढ़ियों के लिए इन रूढ़िवादी हिंदू धर्म के विरोध के साधन भी प्रदान की। नव वेदांतिक आंदोलन का प्रारंभ हिंदू धर्म गुरु और समाज सुधारकों के द्वारा किया गया। इन आंदोलनों ने दलित जाति व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया और अस्पृश्यता को दूर करने पर बल दिया। इन आंदोलनों की बौद्धिक दृष्टि के अनुसार अस्पृश्यता हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था का आवश्यक भाग नहीं थी। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि जाति व्यवस्था समाज की भलाई के लिए शासकों द्वारा बनाई गई राजनीतिक संस्था थी, न कि प्राकृतिक और धार्मिक संस्था। इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण अपने काम के लिए अयोग्य हो जाता है वह विधिक तौर पर शूद्र हो जाता है, तथा एक शूद्र जो विद्या अध्ययन करता है वह ब्राह्मण हो जाता है। हालांकि दोनों में से वस्तुतः खुद की इच्छा या दूसरों की इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि राज्य उसे ऐसा नहीं बनाए। भारत में नव वेदांतिक आंदोलन ने देश के कुछ हिस्सों में पनप रहे जाति विरोधी या हिंदू विरोधी दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। जैसे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, स्वाभिमान आंदोलन, तमिलनाडु में आदि धर्म आंदोलन आदि प्रमुख अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन हैं, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू किए गए थे। दलितों ने खुद को आंध्र में आदि आंध्र, कर्नाटक में आदि कर्नाटक, तमिलनाडु में आदि द्रविड़, उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू, पंजाब में आदि धर्मी आदि बुलाना शुरू किया। दलितों ने अस्पृश्यता से छुटकारा पाने के उद्देश्य से अपनी सामाजिक और वित्तीय स्थितियों को शिक्षित करने के लिए धर्मांतरण के मार्ग का भी अनुसरण किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद के चंगुल से गैर ब्राह्मणों को मुक्त करने के उद्देश्य से 1873 में सत्यशोधक मंडल का गठन किया। कोल्हापुर सत्यशोधक मंडल के साहू महाराज ने फुले द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता पूर्व ब्राह्मणवाद के विरुद्ध गैर ब्राह्मण आंदोलनों में महाराष्ट्र में फुले, तमिलनाडु में आदि द्रविड़, केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, तटीय आंध्र प्रदेश में आदि आंध्र आंदोलन इत्यादि शामिल थे। तीसरा है संस्कृतिकरण आंदोलन।
श्रीनिवासन ने कहा कि जब एक निम्न या मध्यम हिंदू जाति या जनजाति अपनी समूह, अपनी प्रथाओं, रीति रिवाज और जीवन शैली में उच्च और द्विज जाति की जीवन शैली, परंपराएं, प्रथाएं अपनाता है तो उसे संस्कृतिकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण के तौर तरीके से शाकाहारी पहचान बनाना, माथे पर चंदन लगाना, जनेऊ धारण करना, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। क्योंकि कुछ दलितों ने पैरवी की थी कि ब्राह्मणवादी संस्कृति और तौर तरीके अपनाना, जैसे साकार, माथे पर चंदन का लेप, जनेऊ का उपयोग करना, ब्राह्मण जैसी बोलियां, पहनावा, शिष्टाचार, समारोह, अनुष्ठानों का अनुसरण करने से उन्हें समाज में अपना स्थान ऊंचा करने में मदद मिलेगी। कुछ दलित ब्रह्म समाज, आर्य समाज और मनुवादी संप्रदाय की ओर भी आकर्षित हुए थे। संस्कृतिकरण की परिघटना को बहुत समय पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्ट ऑफ इंडिया में जाति के निर्माण के संदर्भ में नकल शब्द के रूप में समझाया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्व जाति समाज में अधिकतर सभी जातियों ने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए, अन्य समूह से भिन्न लगने के लिए ब्राह्मणों के तौर तरीके और प्रथाओं की नकल करके ब्राह्मण वर्ग का अनुसरण किया है। वे कहते हैं कि नकल के नियम उच्चतर से निम्नतर की ओर जाते हैं। नकल में तीव्रता उच्चतर जातियों से सामाजिक दूरी के हिसाब से बदलती रहती है और नकल के स्रोत को समूह में समान अवश्य मिलता है, किंतु कर्मकांडों के क्रियान्वयन पर ब्राह्मणों का एकाधिकार कायम रहा, उनको वह अपना नहीं सके। गांधी जी का दलित आंदोलन में योगदान। गांधी जी से पहले कबीर, नानक, राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि ने अस्पृश्यता को घृणित प्रथा के अंत के लिए विभिन्न प्रयास किए, किंतु उन्हें कोई वास्तविक सफलता नहीं मिली। गांधी जी ने अस्पृश्यता की प्रथा के अंत के लिए सार्वजनिक जीवन में व्यवहारिक प्रयत्न किया और उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। गांधी जी ने अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध करते हुए इसे हिंदू धर्म पर कलंक बताया। उनका मानना था कि वास्तव में अस्पृश्यता की प्रथा ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति अपराध है और इसका हिंदू धर्म शास्त्र ने कोई समर्थन नहीं किया। गांधी जी ने बताया कि वर्ण एवं आचार के नियम आधार पर अस्पृश्यता की कुप्रथा का समर्थन नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता की प्रथा के कारण हिंदू धर्म की मूल वर्ण व्यवस्था भी दूषित हो गई है और इसका अंत कर दिया जाना चाहिए। गांधी जी अस्पृश्यता को राष्ट्र की प्रगति उत्थान के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। वे स्वराज को देश में सर्वांगीण विकास के लिए आत्मशुद्धि का एक मानते थे। इसलिए उनका मानना था कि विदेशी शासन से मुक्ति की आकांक्षा से पहले अस्पृश्य जातियों की मुक्ति की जानी आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता की प्रथा स्पर्शियों द्वारा किया गया राष्ट्रीय अपराध है और इसके लिए स्पर्शियों को प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। अस्पृश्यता मानवता का अपमान है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान घृणित नस्ली भेदभाव में सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ा था। यानी गांधी भी वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्थान पर थे, उनके साथ भी ऐसा ही अमानवीय व्यवहार कई बार किया गया और इस कटु अनुभव ने उन्हें सदैव के लिए नस्लीय असमानता के साथ ही अस्पृश्यता का भी विरोधी बना दिया। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत को अपने जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। इसके लिए उन्होंने गंभीर प्रयत्न भी किया। उन्होंने अस्पृश्य जातियों को हरिजन का नाम देकर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दी। गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध अपनी जंग की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान ही कर दी थी। वह वहाँ गंदी बस्तियों में रहे अस्पृश्यों की प्रत्यक्ष सेवा की तथा सामाजिक समानता के लिए कार्य किया। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत की आड़ में हरिजन को शेष हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश प्रयास का विरोध किया, आमरण अनशन किया और हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए पुनः पैक्ट को स्वीकार किया। उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और हरिजन के पक्ष में राष्ट्रीय जनमत जागृत करने के लिए हरिजन तथा हरिजन सेवक संघ साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन भी किया। गांधी जी ने दक्षिण भारत में मंदिरों में हरिजन प्रवेश के मुद्दे पर वायकोम सत्याग्रह को निर्देशित किया। गांधी जी ने अस्पृश्यता के निवारण के लिए कानूनी तथा हृदय परिवर्तन के साधनों का महत्व स्वीकार किया। गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना के बाद लगातार 9 माह तक देश में 20,000 किलोमीटर यात्रा की और अस्पृश्यता निवारण तथा हरिजन उत्थान के पक्ष में सकारात्मक जनमत जागृत करने का प्रयास भी किया। गांधी जी ने कहा कि या तो अस्पृश्यता को समाप्त करना होगा या अपने मध्य से मुझे हटाना होगा। अम्बेडकर का दलित आंदोलन में योगदान। 1923 में भारत तोड़कर अम्बेडकर ने वकालत का ऐसा पेशा अपनाया था तथा दलितोद्धार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने आजीवन प्रयत्न किया और उनको सफलता भी प्राप्त हुई। वे भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे, किंतु इससे पहले वे भारतीय समाज में दलितों को सम्मान, अधिकार और सम्मान दिलाने के पक्षधर थे। अम्बेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता के प्रति संपूर्ण न्याय का अंत तभी किया जा सकता है जब हिंदू धर्म के अनुदारवादी सिद्धांतों में आधारभूत परिवर्तन किया जाए। अम्बेडकर ये मानते थे कि अस्पृश्यता की प्रथा जाति व्यवस्था पर आधारित है, अतः हमें समाप्त करने के लिए जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को संपूर्ण रूप से समाप्त करना होगा। अम्बेडकर ने कहा कि दलितों को अपने उद्धार के लिए धार्मिक अंधविश्वास एवं निराशा आधारित मानसिक दासता का त्याग करना होगा। इसके स्थान पर ऐसी जीवन दृष्टि अपनानी होगी जो उन्हें स्वयं के मानव होने का वास्तविक बोध कराए तथा आत्मसम्मान के आत्म सुधार की चेतना जागृत करे।
अंबेडकर के अनुसार समाज में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए दलितों को अपने आचरण एवं व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए अंबेडकर ने शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष तीन प्रमुख साधन सुझाए। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, जिनकी मदद से पहले दलित वर्ग अपने संघर्ष में सफल हो सकता था और स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन सकता था। शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो दलित वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा संस्थान एवं छात्रावास का निर्माण किया करती थी। अंबेडकर ने दलित वर्ग की शक्ति में वृद्धि करने के लिए संगठित होने का आह्वान किया। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ नामक संस्था की स्थापना की। इसके अलावा मूक नायक, बहिष्कृत भारत तथा समता नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी दलित वर्ग की आवाज़ को ऊंचा उठाया। उन्हें संगठित करने की चेष्टा की। राजनीतिक क्षेत्र में दलित हितों को संगठित करने के लिए 1936 में अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापित की। उसके बाद में इसके स्थान पर 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ नामक राजनीतिक दल का गठन भी किया। 1927 में उन्होंने सार्वजनिक टैंक से पानी लेने के लिए अछूतों के अधिकार स्थापित करने के लिए सत्याग्रह किया। कोलाबा स्थित चावादार तालाब पर दलितों ने व्यक्तिगत संपत्ति दावा किया और एक लंबी कानून लड़ाई के बाद 1931 में मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा भी जीत लिया। अंबेडकर ने दूसरा सत्याग्रह मार्च 1930 नासिक में प्रसिद्ध मंदिर कलाराम में अछूतों के प्रवेश के अधिकार को स्थापित करने के लिए किया और इस सत्याग्रह 1934 में उन्होंने वापस ले लिया। 1942 से 46 तक वे गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में सदस्य रहे। उन्होंने इस मौके का अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग किया। अंबेडकर ने उनकी शिक्षा के लिए केंद्रीय सरकार के अनुदान लिया और केंद्रीय और राज्य स्तर नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया। देश के आज़ाद होने के बाद अंबेडकर पहले कानून मंत्री नियुक्त हुए और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अंबेडकर ने संविधान में नागरिकों व्यापक नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार प्रदान किए तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन व सभी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी बनाया। महिलाओं को व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए। अंबेडकर के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत महिला कोड बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में नींव का पत्थर सिद्ध हुआ। हालांकि संसद में वो पारित नहीं हो पाया और उन्होंने इसके विरोध में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करवाया, जो कि एक प्रकार की सकारात्मक गतिविधियां थी। भारत के शोषित वर्ग को आशा थी कि सामाजिक आर्थिक असमानता और अवसरों के अभाव को इन प्रावधानों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अंबेडकर बौद्ध धर्म के पक्षधर थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 1950 में उन्होंने अपना ध्यान पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म पर केंद्रित किया और एक सभा वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में भाग लेने श्रीलंका की यात्रा पर गए। 1935 के दलितों के येवला सम्मेलन में उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि हिंदू धर्म की असमानतावादी प्रकृति के कारण दलितों को इस धर्म के अनुयायियों के रूप में कभी भी सम्मान और न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस सम्मेलन में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, क्योंकि मेरे हाथ में की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इसी के परिणामस्वरूप 14 नवंबर 1956 को नागपुर में उन्होंने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और इस प्रकार 1935 के धर्मांतरण की घोषणा को साकार रूप दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना इसलिए उचित समझा क्योंकि बौद्ध मानवीय धर्म विवेक पर आधारित है। ये मनुष्य के बीच समानता और भाईचारे की भावना का पूर्ण समर्थन करता है। बौद्ध धर्म अतीत में बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद को गंभीर चुनौती दी। अंबेडकर दलित आंदोलन की नींव के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने इस आंदोलन की एक उद्देश्य पूर्ति करने वाला मिशन बनाकर छोड़ा। चाहे समय के साथ इसमें नेतृत्व में परिवर्तन हुए, जिस साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा को अम्बेडकर भारत में शोषित वर्ग की व्याख्या के लिए उपयुक्त मानते थे, उसके प्रभाव में आते हुए उन्होंने एक ठोस आर्थिक विकास का प्रारूप बनाया। स्टेट एंड माइनॉरिटी। अंबेडकर ने प्राइवेट उद्योग के हर मार्ग को बंद किए जाए बिना और धन का बराबर वितरण करते हुए भारत के आर्थिक विकास की रणनीति की थी। उन्होंने ऐसे आर्थिक ढांचे की हिमाकत की जो समाज के असक्त वर्गों को आर्थिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित था। दलित पैंथर। साथियों, ये 1970 का बड़ा आंदोलन था। भारत के प्रमुख नव सामाजिक आंदोलन में दलित पैंथर का प्रमुख स्थान है, जिसका सैद्धांतिक आधार अंबेडकर का दर्शन है। दलित पैंथर एक ऐसी सामाजिक संस्था जो जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करती है। दलित पैंथर की स्थापना 1972 में नामदेव ढसाल एवं जेवी पवार ने महाराष्ट्र में की थी। दलित पैंथर्स ब्लैक पैंथर्स पार्टी से प्रेरित है, जिसने 20वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीकी अमेरिका के साथ हो रहे नस्ली भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन किया था। दलित पैंथर अपने क्रांतिकारी कार्यों के कारण एक कट्टर आंदोलन के रूप में पहचान रखता है। इस आंदोलन के अधिकांश सदस्य अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले और कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से प्रभावित हैं और इस संगठन में अधिकतर सदस्य युवा। दलित पैंथर्स ने निम्न जाति के लिए दलित शब्द के प्रयोग करने पर बल दिया। दलित पैंथर दलित आंदोलन में उग्रता का परिचायक है। इसमें परिष्कृत हथियारों और धमकियों के माध्यम से आतंक पर दिए गए प्रारंभिक जोर ने आंदोलन को क्रांतिकारी रूप दे दिया। उनके घोषणा पत्र के अनुसार दलित पैंथर ने दलित आंदोलन के लिए राजनीतिक दायरे में कट्टरता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए। दलित पैंथर ने दलितों को सर्वहारा जैसा एक अतिवादी वर्ग चिन्ह किया और संघर्ष को दुनिया भर के शोषित जन का संघर्ष बना दिया। कांशीराम का दलित आंदोलन में योगदान। भारत के बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सन 1984 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मदिन पर कांशीराम के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी गठन किया गया।
ये पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति ने पिछड़े वर्गों के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के समर्थक होने का दावा करती है और इसके कार्यकर्ता गौतम बुद्ध, अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, पेरियार, श्री रामास्वामी, छत्रपति साहू महाराज के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन से प्रेरित हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रमुख लक्ष्य दलितों का उत्थान। बहुजन समाजवादी पार्टी अपना वैचारिक आधार भीमराव अम्बेडकर से ग्रहण करती है। इस पार्टी की राजनीतिक रणनीति दलित नायकों का गुणगान, उनका स्मारक बनाना, बार बार उनकी कहानियों की इर्द-गिर्द समारोह आयोजित करना रहा है, जिससे दलितों लोगों के मन में मस्तिष्क में इनकी स्मृति स्थापित की जा सके। 1973 में कांसीराम ने पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ बाउंसिप की स्थापना की, जिसका मुख्य नारा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। कांसीराम ने अपने संपर्क तंत्र को बढ़ाते हुए लोगों की जाति व्यवस्था की असलियत से अवगत कराया और ये समझाया कि भारत में ये कैसे कार्य करती है, अम्बेडकर की शिक्षाएं क्या हैं। 1980 में कांसीराम ने अम्बेडकर मेला के रूप में रोड शो आयोजित किए, जिसमें चित्रों और वर्णन के द्वारा अम्बेडकर के जीवन और विचारों को प्रतिबिंबित किया गया। कांसीराम ने 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। कांसीराम के राजनीतिक आंदोलन को सफलता तब मिली जब सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने भारत समाज के दुर्बलतम स्तर पर रहने वाले बहुजनों, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धर्म अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने मायावती का वर्णन प्रजातंत्र का चमत्कार कहकर किया। अपने कार्यकाल के दौरान मायावती ने सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए कि एक विशेष अभियान के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को 3 एकड़ भूमि या पट्टा वितरित किया जाए और इसके लिए जिनके पास अनधिकृत रूप से पट्टा है उनको वह भूमि ग्रहण की जाए और सही और पात्र निर्धनों को पट्टे दिए जाएं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बैकलॉग की नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाए। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रवृत्तियों को प्रदान करने में पारदर्शिता के साथ कंप्यूटरीकरण अपनी पर बल दिया और शहरी निर्धनों को घर की सुविधा देने के लिए कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना चलाई। इस प्रकार कांसीराम के द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के माध्यम से दलित सशक्तिकरण में मायावती का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने इस समुदाय को आत्मविश्वास की भावना दी जो अम्बेडकर और कांसीराम ही नहीं दे पाए थे। निष्कर्ष: दलित आंदोलन जाति आधारित भारतीय समाज में परिवर्तन का मुख्य वाहक बना है। इसलिए इसने विभिन्न जाति और वर्गों के लोगों का बीच में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लोकतांत्रिक आदर्श को प्रोत्साहित किया है। दलित आंदोलन ने दलितों की पहचान, राजनीति और सरकारी नौकरी में दलितों के आरक्षण से संबंधित समस्याओं को उठाया, भेदभाव व अस्पृश्यता का सख्ती से विरोध किया। दलित आंदोलन ने दलितों को राजनीतिक मुख्यधारा में स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने देश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर आसीन किया। दलित आंदोलन उच्च जाति और वर्ग के लिए सीधी चुनौती थी और इसमें मुख्यधारा की राजनीति से लेकर सरकार तक सशक्त दबाव समूह के रूप में कार्य किया। इस प्रकार प्रमुख से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए दलित आंदोलन एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन बन गया। वर्तमान में दलित वर्ग के सजग युवाओं में चेतना आ रही है, लेकिन सदियों से दमित समाज, ना समझ एवं दिग्भ्रमित युवाओं की संख्या कम नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की संविधान में वर्णित समता, समानता एवं बंधुत्व की विचारधारा का उदाहरण पुनः स्थापित किया जाए। जनतंत्र के विभिन्न अंग न्यायपालिका, पत्रकारिता को हो समतामूलक एवं मानववादी प्रतिमान स्थापित करने में मदद करें। तो साथ ही ये था अम्बेडकर चिंतक महेश कुमार की कलम से